नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आप आत्मकथा विधा के इतिहास को जान सकेंगे। आत्मकथा विधा की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उनसे अवगत हो सकेंगे। आत्मकथा स्वयं लेखक द्वारा लिखी जाती है। इसमें लेखक अपने जीवन का वर्णन करता है। आत्मकथा दो उद्देश्यों को लेकर के लिखी जाती है। पहला उद्देश्य है आत्मनिर्माण या आत्म परीक्षण, यानी लेखक अपने जीवन का आकलन करना चाहता है, विश्लेषण करना चाहता है, तो वह आत्मकथा की रचना करता है। दूसरा, दुनिया और समाज के जटिल परिवेश में अपने आप को जानने और समझने की इच्छा। आत्मकथा लेखक का बहुत बड़ा गुण उसकी ईमानदारी होता है। लेखक खुद ही अपनी जीवनी लिखता है, इसलिए उसमें आत्मग्रस्त होने की गुंजाइश रहती है। आत्ममोह से बच सकने वाले आत्मकथा लेखक में एक दूसरा महत्वपूर्ण गुण भी उत्पन्न हो जाता है। वह गुण है अपने युग के जीवन और समाज का प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करना। इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि लेखक अपने युग का महान नायक है या साधारण व्यक्ति। ईमानदार होने पर उसके जीवन की घटनाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई लगेंगी। उस वास्तविक प्रसंग में वह अपने आप को जांच सकेगा। इसी कारण सामान्य पाठक भी किसी की आत्मकथा को रुचिकर और उपयोगी मानकर पढ़ता है। आत्मकथा साहित्य आधुनिक युग की उपज है। आधुनिक काल में ही आत्मकथा लेखन का आरंभ हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आत्मकथा साहित्य मध्यकाल तक क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि मध्यकाल तक के साहित्य में लेखक अपने बारे में बहुत कम लिखता था। बहुत हुआ तो आत्म अनुभूति या समाज अनुभूति की प्रक्रिया में लेखक पद या पंक्ति में अपना नाम लिख देता था। अपनी जाति, कुल, वंश, परंपरा के बारे में जिक्र कर देना ही आत्मकथा नहीं है। आत्मकथा तो संपूर्ण जीवन की कथा होती है। आत्मकथा के नाम पर मध्यकाल में आत्मकथा मिलती है, लेकिन जिस आधुनिक आत्मकथा साहित्य की बात हम इस वीडियो में करेंगे या अपनी खबर आत्मकथा के संदर्भ में करेंगे, वह मध्यकाल में कैसे संभव हो पाती? आत्मकथा के मूल में आत्म प्रकाशन की भावना या अपने बारे में बताने की भावना विद्यमान रहती है। पूंजीवादी विकास क्रम में व्यक्ति के प्रकाशन पर बहुत बल दिया जाने लगा। पूंजीवाद के विकास से पहले अपने बारे में कुछ बोलना या लिखना अहंकार का सूचक माना जाता था। भारतीय संस्कृति और दर्शन में मैं या अहम को निषेध माना गया है। लेकिन आधुनिक युग में सामाजिक विकास की गतिशीलता की प्रक्रिया में एक दूसरे को अपने अनुभवों से लाभ देने की भावना ने आत्मकथा साहित्य के उत्प्रेरक का काम किया। आज समाज के निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। व्यक्ति की निजी अनुभूतियां सामाजिकता के स्पर्श से सामाजिक संपत्ति बन जाती हैं। व्यक्ति या लेखक में स्वयं की अनुभूति जितनी तीव्र होगी, वह आत्म प्रकाशन की ओर उतना ही तेजी से मुड़ेगा। आधुनिक युग में आत्मकथा लेखन की शुरुआत हुई। इससे पहले मध्यकाल में 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन द्वारा आत्मकथा लिखी गई थी, अर्धकथा। क्योंकि बनारसी दास जैन समाज से आते हैं, जिसमें जैन मुनियों की, महापुरुषों की जीवनियां लिखने का प्रचलन था और जैन धर्म में व्यक्ति की उम्र 110 वर्ष मानी जाती है। जब बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा लिखी तब वो 55 वर्ष के थे, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का शीर्षक अर्धकथानक रखा। इसके बाद आधुनिक काल में आत्मकथा लेखन की शुरुआत होती है और राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक परिवेश में प्रसिद्ध व्यक्तियों की आत्मकथाएं लिखी जाने लगी। हिंदी आत्मकथा के क्षेत्र में सबसे पहली हिंदी भाषा में लिखी गई आत्मकथा श्याम सुंदर दास की मिलती है, मेरी आत्म कहानी, जो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और भी लेखकों ने आत्मकथाएं लिखी, जिनमें रामविलास शर्मा ने मेरा जीवन, फणीश्वर नाथ रेणु ने आत्म परिचय, अमृतलाल नागर ने टुकड़े टुकड़े दास्तान, नगेंद्र ने अर्धकथा, रामदरस मिश्र ने सहचर है समय, राहुल सांतकरताइन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, यशपाल की आत्मकथा सिंघा अवलोकन। बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में प्रकाशित किया, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये सब आत्मकथाएं हिंदी साहित्य में उपलब्ध हैं। राजनीतिक क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा आत्मकथाएं लिखी जा रही थी। इसमें तत्कालीन भारतीय राजनीति के 2 बड़े चेहरे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी।
लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा में अपनी आत्मकथाएं नहीं लिखी थी। महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी और जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी में अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन इन दोनों ही आत्मकथाओं का हिंदी अनुवाद अवश्य किया गया। आत्मकथा लेखन की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो आत्मकथा लेखन के लिए 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं होनी आवश्यक हैं। पहली, आत्मविश्लेषण की शक्ति। जो लेखक अपनी आत्मकथा लिख रहा है उसमें अपना विश्लेषण करने की शक्ति होनी चाहिए। वह निरपेक्ष भाव से अपना विश्लेषण करे, अपनी आलोचना करने का साहस। इसके साथ ही सत्यनिष्ठा भी आत्मकथा की महत्वपूर्ण विशेषता है। आत्मकथा विधा की दूसरी विशेषता है ईमानदारी। आत्मकथा लेखक को ईमानदार होना चाहिए। अपने जीवन का विवेचन करते समय वह ईमानदारी का परिचय दे। तीसरी विशेषता है निरपेक्षता। वह अपने जीवन का आकलन निरपेक्ष होकर, तटस्थ होकर करे। उसमें आत्म मोह या आत्म प्रशंसा की अति नहीं होनी चाहिए और अपनी बुराइयों या कमियों के बारे में लिखते समय झिझक नहीं होनी चाहिए। आत्मकथा विधा की परंपरा की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य में आत्मकथा विधा की ज्यादा समृद्ध परंपरा नहीं मिलती है। भारतीय परंपरा में लेखक की भूमिका को कम महत्व दिया गया है। रचनाकार से अधिक उसकी रचनाएं केंद्र में रही। भारतीय चिंतन और नीति शास्त्र में भी स्वयं के विषय में कहना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए संस्कृत में 2-4 ही आत्मव्रत मिलते हैं, जिनमें बाणभट्ट का हर्ष चरित और दंडी का अवंती सुंदरी। 19वीं सदी से पहले भारतीय भाषाओं में कोई संपूर्ण आत्मकथा नहीं मिलती, परंतु पाश्चात्य साहित्य से प्रेरणा पाकर पूंजीवाद के प्रभाव से आधुनिक काल में आत्मकथा सभी भारतीय भाषाओं में लिखी गई। भारतीयों में आत्मविश्लेषण, स्वयं के दोष दर्शन, तटस्थता, निरपेक्ष दृष्टि से जीवन को देखने की क्षमता के कारण अब आत्मकथाएं अधिक लिखी गई, जिनका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। साहित्य की विधा आत्मकथा को समृद्ध करने में स्त्री आत्मकथाओं और दलित आत्मकथाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1990 के बाद अनेक स्त्रियों ने और दलित साहित्यकारों ने अपने जीवन संघर्षों के बारे में बताते हुए आत्मकथाएं लिखी। कुछ स्त्री आत्मकथाएं जो महत्वपूर्ण रही, प्रसिद्ध रही। शुरुआती दौर में प्रतिभा अग्रवाल ने 1990 में अपनी आत्मकथा लिखी, दस्तक जिंदगी की, और इसी का ही दूसरा भाग मोड़ जिंदगी का 1996 में प्रकाशित हुआ। कुसुम अंसल ने अपनी आत्मकथा लिखी जो कहा नहीं गया 1996 में। कृष्णा अग्निहोत्री ने लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा 1997 ईस्वी में लिखी। पद्मा सचदेव ने बूंद बावड़ी 1999 में लिखी। शीला झुंझुनवाला ने कुछ कही कुछ अनकही 2000 ईस्वी में लिखी। मैत्री पुष्पा ने कस्तूरी कुंडल, बसई और गुड़िया भीतर गुड़िया अपनी दोनों आत्मकथाएं लिखी। रमणिका गुप्ता ने हादसे और उसी का ही दूसरा भाग आप हुदरी। दलित आत्मकथाओं की बात करें, उनमें सदियों से शोषित, पीड़ित, दमित मन का दर्द, विक्षोभ बहुत तलखी के साथ उभर के सामने आया है। दलित आत्मकथाओं में मोहनदास नेमिष राय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे 1995 में प्रकाशित हुई। इसी का ही दूसरा भाग 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन 1997 में प्रकाशित हुई। दलित साहित्य में काफी प्रसिद्ध आत्मकथाएं हैं। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तिरस्कृत 2002 में प्रकाशित हुई। इन सभी आत्मकथाओं के अलावा आत्मकथांशों के संकलन भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें गर्दिश के दिन 1980 में कमलेश्वर के द्वारा संपादित हुआ। इसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 लेखकों के आत्मकथ्य संकलित किए गए थे। 2005 ईस्वी में राजेंद्र यादव ने देहरी बही विदेश पुस्तक को संपादित किया, जिसमें उन्होंने 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्यों को संकलित किया था। आज की वीडियो में अपनी आत्मकथा विधा की परंपरा और उसके इतिहास को जाना। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध आत्मकथाओं के बारे में चर्चा हुई। आप इस सीरीज के साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले जानकारी मिले। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।